यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about important and major international missions. In this we will also be covering about the current missions that are launched in the recent time. अलग अलग कंट्रीज के इन मिशंस के बारे में जानेंगे, बट प्रीवियसली हमने कुछ चीज़ों को कवर किया था। जैसे सबसे पहला हमारा बेसिक्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन हमने इंडिया के मेजर मिशंस को कवर किया था। देन हमने इंडिया के रीसेंट मिशंस को कवर कर लिया है, लास्ट वीडियो उसी के बारे में था। एंड अब जो हमारा काम है दैट इज अबाउट मेजर एंड रीसेंट इंटरनेशनल मिशन। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो आज का मेजर डिस्कशन इसके ऊपर रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंटली आपके न्यूज़पेपर में रहते हैं एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यूपीएससी इनके बारे में पूछ ले। तो इसमें से सबसे पहला टेलीस्कोप है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो अगर बात की जाए जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम कहां से आया, तो एक्चुअल में नासा के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे जो कि जैसे इनके मरकरी मिशन है, जिम्नाई मिशन है, अपोलो मिशन है, उनको जिन्होंने हेड किया था उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। 1960s के दशक की बात कर रहा हूं। तो उनके नाम पे जेम्स ई वेब के नाम पे इसका नाम रखा गया। उनको आप कह सकते हो ऑनर करने के लिए इसका नाम रखा गया। अब इस टेलीस्कोप का क्या फायदा है, तो कहते हैं इससे हम बहुत सारे कॉस्मिक फिनोमिना जो आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे मेजर इवेंट्स जो होते हैं आपके स्पेस के अंदर, तो ऐसे फिनोमिना को हमें समझने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये बिगेस्ट आपका टेलीस्कोप है, बिगेस्ट टेलीस्कोप है जो स्पेस में हमने प्लेस किया है। एंड मोर ओवर ये स्कैन करता है स्पेस को, स्कैन करता है स्पेस को और इंफ्रारेड रे। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। मतलब अगर हम बात करें तो इन टोटल ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्लेस कहां किया गया है, तो देखिए, अच्छा प्लेस करने से पहले एक चीज और याद रखना, इट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप जो फंक्शन परफॉर्म करता था वही फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो मतलब आप ये मान के चलो, जो हब्बल जैसे फर्स्ट स्टार कैसे फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी कैसे हुई, एटमॉस्फेयर कैसे बना, एक्सोप्लैनेट्स के फीचर्स को अगर समझना हो तो उसके लिए हेल्प करता है। तो हाईली आप ये कह सकते हो ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको प्लेस किया गया है, प्लेस दैट लैग्रेंज पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, लैग्रेंज पॉइंट पे इसे प्लेस किया गया, 2 पे, L2 पे, L2 पे। अब L2 का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में समझाया था जब हमने आदित्य L1 के बारे में बात की थी। तो लेट्स से 2 सेलेस्टियल बॉडी है, ये आपकी अर्थ लगा लीजिए और ये आपका सन। तो इनके बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं, जैसे ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है, ये लैग्रेंज पॉइंट 2 है, ये लैग्रेंज पॉइंट 3 है, एंड ये लैग्रेंज पॉइंट 4 है, एंड ये लैग्रेंज पॉइंट 5 है। तो यहां पर इसको प्लेस किया है। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक का जो यूनिवर्स है उसको छान के जो भी इंफ्रारेड रेज एमिट कर रहे हैं आपके सोर्सेज, उसके ऊपर फोकस करेगा। तो यस, ये हाई रेजोल्यूशन की आपको इमेजेस प्रोवाइड करता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अकेले नासा का प्रोजेक्ट नहीं है, नासा के साथ साथ यहां पे आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। जेम्स वेब ने एक 2022 में नेबुला की पिक्चर इमेज हमें भेजी थी जुलाई मंथ में, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मेजरली अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीस्कोप है आपका, जो आपको याद रखना है।
फ्रिक्वेंटली ये न्यूज में सुनने को मिलेगा। अभी रिसेंट टाइम में कुछ आपको ये भी सुनने को मिला हुआ होगा कि इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट थे, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए, जहां पे एमेच्योर रेडियो के थ्रू इन्होंने अर्थ के साथ कांटेक्ट भी किया था। तो यहां पे आप याद रखना कि हमें इस वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में भी रीड करना चाहिए। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, किसने प्लेस किया, ये सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ये सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो एक्चुअल में ये मल्टीपल कंट्रीज का इनिशिएटिव था, नॉट जस्ट वन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री थी वो थी नासा। नासा के अलावा जो आपकी रोसकॉस्मोस रशिया की है, रोसकॉस्मोस रशिया की है, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर जापान की जैक्सा करके एक आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो एक्चुअल में इसका पर्पस क्या था कि हम माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कर सके। क्या कंडक्ट कर सके? माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके, और स्पेस एनवायरनमेंट के, कि भाई स्पेस एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से टोटली डिफरेंट है, तो स्पेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके। तो इसके ऊपर इसका फोकस है। अब इसको प्लेस कहां किया गया है? तो इट इज प्लेस्ड एट लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये इसकी एक खास बात आपको देखने को मिलती है। एंड मोर ओवर अगर हम बात करें तो इसमें दो अलग अलग कंपार्टमेंट टाइप से आप कह सकते हो। एक ट्रू स्ट्रक्चर है जो इसको कनेक्ट करता है, लाइक सोलर पैनल के थ्रू, एंड सोलर पैनल के थ्रू ये ऑपरेट करता है। बट एक्चुअल में रशिया कंपार्टमेंट अलग है और यूएस ऑर्बिटल सेगमेंट अलग है। तो इसमें आपके दो सेगमेंट्स हैं, टू सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट है, एक आपका यूएसए लेड ऑर्बिटल सेगमेंट है, जिसमें बाकी जो यूएस के अलाइज हैं वो आ जाते हैं। मतलब जैसे जापान आ गया, कनाडा आ गया, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ गई, तो यूएस लेड आ गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो रिसर्च के लिए इसे यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूस हैबिटेशन के लिए जाना जाता है। वंस जब से इसको लॉन्च किया है तो तब से सबसे लंबा एक स्पेस प्रोग्राम आप इसे कह सकते हो। तो रिसर्च के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, इवन हैबिटेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा सुनीता विलियम्स यहां पर फंस गई थी। इसमें स्टोरेज फैसिलिटीज भी हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करके चीजों को यहां पे स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी है। एंड एयरलॉक इसमें रहता है, तो डॉकिंग और अनडॉकिंग प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी एल्टीट्यूड की बात की जाए, एल्टीट्यूड समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर है, ठीक है। एंड ये वन ऑफ द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमने स्पेस में प्लेस किया है। तो ये 93 मिनट्स में लगभग एक दिन के अंदर 15 ऑर्बिट्स कंप्लीट करता है अर्थ की। 24 ईयर्स से ये आपका ऑपरेशनल है। एंड यूएस ने डिसाइड किया है कि बाय 2031 ये इसको डीकमीशन कर देंगे। तो 2031 विल बी दी, ये कह सकते हो कि लास्ट पार्ट है। एक्सॉम मिशन के टाइम पे इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो ये भी आप याद रख सकते हो। वैसे इंडिया भी अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को प्लेस करना चाहता है, जहां पे यूएस, रशिया और चाइना के बाद वी विल बी द 4th कंट्री जो ऐसी चीजों को अचीव करेगा। तो ये चीज है जिसमें 20 दिन तक हमारे जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। 20 टन के आसपास हम कह रहे हैं कि ये होगा। एंड गगनयान का ये एक एक्सटेंशन के तौर पे आप समझ सकते हो। अब रीसेंट टाइम में एक यूएस का स्पेस मिशन आपका न्यूज में रहा था, दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। दैट इज पार्कर। अब ये क्या है? सोलर मिशन है। जब मैंने सोलर प्रोब बोल दिया तो उसके बाद तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ पे इसे 2018 में लॉन्च किया था, तो उसके बाद फिर भी ये अभी आज की डेट में आप ये कह सकते हो कि न्यूज में रहता है अगेन एंड अगेन। तो अमेरिका के एक आप कह सकते हो कि
एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया, न्यूमैन पार्कर। न्यूमैन पार्कर, तो इनके नाम पे एक्चुअल में इस पार्कर प्रोब का नाम रखा गया। तो हमारी सन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कहीं ना कहीं ये लाइक और क्लियर करने के ऑब्जेक्टिव के साथ हमने लॉन्च किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सन का जो एटमॉस्फेयर है, सन्स एटमॉस्फेयर, उसको समझना। तो पहला ऑब्जेक्टिव सन के एटमॉस्फेयर को समझना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि लाइक वी वांट टू स्टडी इट वेरी क्लोजली, तो उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो ये इकलौता आप ये कह सकते हो मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा करीब पहुंचा है सन के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसने कुछ हमारे को चीजें बताई हैं, मतलब लाइक इसमें कुछ फीचर्स आते हैं। जैसे इसकी हीट शील्ड की बात की जाए, ठीक है जी, इसकी हीट शील्ड की बात की जाए तो इस शील्ड में खास बात यह है कि एक्चुअल में ये लाइक अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स को, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट को 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रख सकता है। तो ये इंटरनल इंस्ट्रूमेंट के लिए, बट ऑन अ सरफेस अगर आप बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 21,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हैंडल कर सकता है अपने आउटर सरफेस पे। तो दैट इज ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो सन की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करेंगे, कोरोनल प्लाज्मा को स्टडी करेंगे, और जो आपके सोलर फ्लेयर्स ये एमिट करता है उसको यहां पे हम स्टडी करेंगे। तो दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ये खासकर आपके आदित्य L1 के साथ थोड़ा लाइक न्यूज में रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब रिसेंट टाइम में अमेरिका का ही एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, दैट इज अर्थमिस प्रोग्राम। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल्सो। काफी बार आपका न्यूज में रहा है। अब ये लूनर प्रोजेक्ट है जिसमें अमेरिका क्या चाह रहा है कि हम मून के ऊपर रिसर्चर्स को भेजेंगे। सो इट इज लेड बाय नासा, लेड बाय नासा, बट इकलौता नासा का प्रोजेक्ट नहीं है। अब इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, आपकी जापानीज स्पेस एजेंसी भी है जेक्सा, साथ के साथ कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी आ जाती है इसमें, एंड इवन आपकी लाइक इटली की भी स्पेस एजेंसी आ जाती है। तो मतलब अलग अलग आपकी स्पेस एजेंसी इसमें आती है। तो इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम के ऊपर हमारा फोकस है, जिसमें हम एयरक्राफ्ट इसमें मेजरली यूज करें, स्पेसक्राफ्ट, नॉट एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सॉरी, स्पेसक्राफ्ट जो हम इसमें यूज कर रहे हैं दैट इज ओरियन स्पेसक्राफ्ट। अच्छा, एक चीज ये बताना, अभी लेटली क्या इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है कि नहीं, जरा आप एक बारी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट को यूज करेंगे। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक लूनर गेटवे एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे हमारा लाइक अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऐसा ही एक स्पेस स्टेशन हम मून के पास एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे हम वापस से री एस्टैब्लिश कर सके ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव री एस्टैब्लिश ह्यूमन प्रेजेंस ऑन लूनर सरफेस, दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। अब इसमें इसी वजह से गेटवे के साथ साथ हम ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। नासा अकेले नहीं कर रहा है, अपोलो के बाद अब 29 कंट्रीज के साथ मिलकर इसे नासा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और इसमें जैसे फर्स्ट लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है, 2022 में हुई थी। जो फर्स्ट लॉन्च में इसने कहीं ना कहीं लूनर ऑर्बिट करके आया था। सेकंड आपका क्रूड मिशन रहा था, क्रू के साथ गए थे। बट थर्ड मिशन में लैंडिंग होगी जो 2025-26 यानी इस साल, मतलब पिछले साल होना था बट हो नहीं पाया, बट इस साल डेफिनेटली हो सकता है। फिर इसके बाद जो आपका अर्थमिस 4 मिशन आएगा 2028-29 में आएगा, जिसमें डॉकिंग रहेगा। तो याद रखना, जो आपका अर्थमिस 1 है ये एक तरह का ऑर्बिटर मिशन था, मतलब लूनर सरफेस को ऑर्बिट करके आना था। अर्थमिस
L2 जो है ये आपका क्रू मॉड्यूल रहेगा, क्रू को लेके जाएंगे। आर्टेमिस 3 में हम सॉरी ह्यूमन लैंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड जिसमें कलर्ड मैन और आप कह सकते हो कि फीमेल को शायद इन्होंने प्रॉमिस किया कि लेके जाएंगे, बट देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चीजें चेंज हो जाती है, तो दैट्स व्हाई। और इसके बाद आपका चौथा मिशन आएगा, दैट इज आर्टेमिस 4। चौथे मिशन में हम डॉकिंग विद लूनर गेटवे को लेके आएंगे, डॉकिंग विद लूनर गेटवे को लेके आएंगे। तो ये हमारे यहां पर ऑब्जेक्टिव। याद रखना, पहला मिशन आप क्रू को घुमा के लाएंगे लूनर सरफेस के आसपास, उसके 100-200 मीटर की हाइट पे आप उसे घुमा के लाएंगे। सेकंड मिशन में आप क्रू को लेके जाएंगे, ठीक है। थर्ड मिशन में ह्यूमन लैंडिंग होगी और फोर्थ में डॉकिंग। ये चीजें हैं जो आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में याद रखनी है। इन टोटल 4 मिशन इसमें हैं। अब वीनस के ऊपर एक मिशन यूएसए ने भेजा था, दैट वाज डिविंची। अब इसके बारे में क्यों हम बात करें, बिकॉज रिसेंटली ये भी थोड़ा न्यूज में रहा था। वन ऑफ द ओल्ड PYQ के हिसाब से देखोगे तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करता है। तो इसका नाम है पूरा डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, नाम है इसका। तो बहुत बड़ा नाम है। तो इसको आप कह सकते हो कि वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, खासकर नोबल गैस एंड ऑल। तो एटमॉस्फेयर के साथ साथ यहां पे आप सरफेस की स्टडी भी करेंगे, सरफेस स्टडी। बाय किसने इसे लॉन्च किया था, तो यूएसए, नासा, दैट वाज द अल्टीमेट आपकी एजेंसी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वीनस के एटमॉस्फेरिक सिस्टम को समझना, वीनस की जो जैसे लाइक सरफेस को समझना, वीनस की रॉक कॉम्पोजिशन को समझना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। फिर इसके साथ साथ एक मिशन और है। देखो, जो फॉरेन मिशन है ना, यूपीएससी उसमें डिटेल नहीं पूछती कि क्या उसका वेट था या क्या नहीं था। यूपीएससी उसमें आपसे ये जानना चाहते कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और किसने इसे लॉन्च किया था, वेरिटस। अब वेरिटस की बात कीजिए, अगेन ये किसका प्रोजेक्ट था, बाय नासा ओनली, बाय नासा ओनली। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो इसमें वीनस के सरफेस को मैप करना इसका ऑब्जेक्टिव। तो मैपिंग ऑफ वीनस सरफेस, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसे नासा ने लॉन्च किया था। तो दैट इज वेरिटस फॉर यू। उसकी ग्रेविटी वगैरह को समझना भी यहाँ पे लाइक इनका मकसद था। अब इसके अलावा वीनस के ऊपर एक और कंट्री ने भी अपना मिशन भेजा था। इस कंट्री का नाम है जापान। इनका जो मिशन था इसका नाम था अकतंसु, ठीक है जी, सुकी, सॉरी, अकतंसुकी। तो ये इसका नाम था। अब ये भेजा किसने था, अगेन मैंने जैसा आपको बताया जेक्सा ने भेजा था। इसका मिशन था, जेक्सा का मिशन था, और इसमें ऑब्जेक्टिव वही वीनस के क्लाइमेट को समझना। ऑर्बिटर था, स्टडी वीनस। तो 2015 में इसने एंट्री की थी वीनस की ऑर्बिट में। फिर इसके बाद हमें लाइक वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता लगी, उसके माउंटेन्स वगैरह की प्रेजेंस के बारे में पता लगा, जेट स्ट्रीम के बारे में पता लगा। तो दैट इज देयर। अब इंडिया का हमने मार्स मिशन पढ़ा है, तो ऐसे ही कुछ मिशंस हैं जो मार्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। कुछ मिशंस हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जगह पे उन्होंने भेजा है। तो पर्सी को याद रख लो आप,
पर्सी जैक्सन, वैसे ही पर्सी, इसे परसेवरेंस के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि एक कार साइज का रोवर हमने मार्स के ऊपर भेजा था। क्या था ये, एक मार्स पे कार साइज का हमने रोवर भेजा था। एंड ये मिशन किसका था, अगेन ये मिशन आपका नासा का था। परसेवरेंस मिशन भी इसी का नाम है, तो याद रखना। क्यूरियोसिटी रोवर इसमें यूज किया गया था, और पर्सी भी इसी को कहते हैं। परसेवरेंस या पर्सी या क्यूरियोसिटी तीनों ही एक ही चीज से रिलेटेड है, जिसमें ऑब्जेक्टिव था कि लाइक मार्स के सरफेस को ऊपर ऑक्सीजन का जो चैलेंज है उसको एड्रेस करना। तो टेस्ट कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकती है लूनर सरफेस पे कि नहीं। कलेक्ट कर रहे हैं सॉइल और रॉक के सैंपल, लाइक क्या पहले से मार्स के ऊपर लाइक और कोई माइक्रोबियल लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी कि नहीं, तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पर पूरा ये मिशन है। तो दैट वाज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये रोवर का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया हो। अब इसके बाद होप मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये मिशन, बट फिर भी इसके बारे में हम जान लेते हैं। होप मिशन बेसिकली आप ये कह सकते हो यूएई बेस्ड एक मिशन था। यूएई पहली आपकी इस्लामिक कंट्री बनी जिसने इस तरह का मिशन भेजा है। किसका मिशन था, यूएई का मिशन था। सो फर्स्ट टाइम आप ये कह सकते हो कि किसी इस्लामिक कंट्री ने इसे भेजा था। अब फिफ्थ कंट्री ये बन गई थी आफ्टर नासा, सोवियत यूनियन, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बाद, जिसने मार्स की ऑर्बिट में एंट्री की थी, बट पहली अरब कंट्री थी। अब इसके अलावा आपको कुछ रीसेंट मिशंस और भी मैं बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जैसे शायद मैंने आपको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पडेक्स के बारे में नहीं बताया था, जनवरी में लॉन्च किया था इसरो ने। तो इसमें 220 किलो की दो आपकी लाइक आप कह सकते हो डॉकिंग एंड डॉकिंग के लिए हमने सिस्टम्स को भेजा था। एक का नाम था चेसर, एक का नाम था टारगेट। तो स्पेस में जब हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेंगे तो उसकी डॉकिंग एंड डॉकिंग को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। बट उसके अलावा मैंने आपको ये NVS-2 के बारे में, गगनयान के बारे में बता दिया था। चंद्रयान 4 एंड 5 इज लाइक की मोस्ट प्रोबेबली एक फ्यूचर मिशन है, उसको आप छोड़ दो। टैंगविन अगर हम बात करें, एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न एक मिशन है जो चाइना ने लॉन्च किया था लाइक मई 29 2025 में। तो ये सैंपल के साथ रिटर्न करे एस्ट्रॉइड से। तो लाइक कॉमेट 311P से ये लेके आया सैंपल। ऐसे ही त्वांगजू 9 जो है कार्गो मिशन था, ये आपका 14 जुलाई को 2025 में चाइना ने लॉन्च किया था। तो हैवी कार्गो सप्लाई यहाँ पे अपने तोंगगोंग स्पेस स्टेशन पे चाइना ने भेजी थी। देन सैंगजूम 20 जो है ये क्रू रोटेशन था, दैट इज लाइक कि चाइना का एक मिशन था जहां पे इन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट को बाकी 3 को रिप्लेस करने के लिए भेजा था, जो कि आगे 6 महीने के लिए वहां पर रहेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट करेंगे। ऐसे ही चाइना का त्वांगजू करके एक मिशन था जो कि प्लान्ड है, मतलब अक्टूबर में, बट लॉन्च के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑकर्ड एट दैट टाइम। तो चाइना का मिशन था। तो ये लाइक अगेन क्रू रोटेशन का एक और मिशन था, तो कुछ क्रू को वापस ले जाना लाने के काम था यहाँ पे। फिर न्यू यूरेनियन मून की बात की जाए तो जापान का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके थ्रू इसकी डिस्कवरी हुई है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देन अर्थमिस 2 जो है आपका नासा का, इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड। देन इसके बाद अर्थमिस का ही थेलेसमिन एलिन स्पेस मून आउटपोस्ट जो है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसी विद नासा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जुलाई के अंदर दैट दे विल डेवलप अ मल्टीपर्पस हैबिटेबल मॉड्यूल जो लूनर आउटपोस्ट के नाम से यानी लूनर गेटवे के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में भी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा। त्वांगविन 2 अगर हम बात करें, चाइना 29 मई 2025 को इन्होंने कलेक्ट और रिटर्न किया था ये सैंपल, तो मैंने आपको बता दिया है। दैट इज डन। मेरे ख्याल से फिर से रिपीट हो गया। अच्छा, एक्सम 4 मिशन ये प्राइवेट क्रू मिशन था जो कि नासा, इसरो और एक्सम स्पेस के और स्पेसएक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च किया गया था। जून के मंथ में ये किया गया था। एंड इसमें
लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हमने अपने शुभांशु शुक्ला जी को भेजा था और इन्होंने कुछ आप कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कुछ एल्गी या फंगस को ग्रो करने के लिए, एल्गी को ग्रो करने के लिए एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किए थे, टार्डिग्रेड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। तो उसके लिए ट्रेसर आपका नासा का मिशन है, लाइक अगेन 2025 को के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। सन अर्थ मैग्नेटिक रिकनेक्शन के बारे में ये स्टडी करता है, मतलब सोलर विंड के बारे में इसकी डिस्कशन रहती है। देन एस्केपैड की अगर बात की जाए, अगेन नासा का है, इसे लॉन्च कर दिया नासा ने। मार्स के प्लाज्मा एनवायरनमेंट को ये स्टडी करने के लिए, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए ये ट्विन सैटेलाइट यहाँ पे भेजी गई है। IMAP दैट इज इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब जो है नासा का, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया। ये हिलियोस्फीयर की बाउंड्रीज को मार्क करेगा एंड सोलर मैग्नेटिक बबल को इसमें ये स्टडी करने का काम करेगा। सेंटिनल B6B भी लॉन्च कर दी गई है। नासा और यूरोपियन यूनियन का ये प्लान है, लाइक मिशन है, इसको लॉन्च कर दिया। ग्लोबल सी लेवल को मार्क मतलब कहीं ना कहीं देखेगा और उसके साथ साथ कलेक्ट करेगा लाइक क्लाइमेट से रिलेटेड अपने डाटास को। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हेरा की बात की जाए तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, एस्ट्रॉइड डिफेंस मिशन है ये। तो यहाँ पे डाइडमोस और डाइमोर्फोस जो है, दो एस्ट्रॉइड, जो ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल में शायद किसी भी टाइम पे अर्थ के साथ टकरा सकते हैं, तो उनके खिलाफ प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए ये आपका एक मिशन है। देन स्पेस राइडर दैट इज रीयूजेबल स्पेस प्लेन है यूरोपियन यूनियन का, इसका टेस्ट कंडक्ट किया है इन्होंने, बट अभी तक कोई आप ये कह सकते हो कि कंक्रीट इसके बारे में नॉलेज इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं की है। देन यहाँ पे हेवन 1 की बात की जाए तो ये USA की एक प्राइवेट कंपनी है वास्ट स्पेस, इन्होंने प्लान किया था, बट अगेन ये कमर्शियल लेवल पे स्पेस स्टेशन को यूज करने की बात कर रही है कि जहां पर लग्जरी ऑर्बिटल हैबिटेट को ये बिल्ड करेंगे। देन कुछ प्लान्ड मिशन है बट अभी लॉन्च नहीं हुए, जैसे चैंग-ई 7 है, लूनर प्रोब है। देन सोंगटिंग जो आपका एक मिशन है लाइक स्पेस टेलीस्कोप का चाइना का, दैट इज ऑल्सो प्लान। और उसके अलावा ग्रेस रोमन टेलीस्कोप एक मिशन है नासा का, दैट इज ऑल्सो प्लान दिस ईयर। तो ये वो लिस्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन अगर आप PYQ देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा स्पेस प्रोग्राम किसका है, क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट यू हैव टू नो। ये डाटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर आप इसको रिवाइज कर लें। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।